सो वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। प्रीवियस सेशन तक हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया कि एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बाय यूजिंग बाइनरी आउटकम किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ फिर उसके बाद हमने मल्टीपल क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया कि एक्चुअली वो किस तरह से की जाती है। देन अब हमें मूव होना है रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें पढ़ी थी कि एक्चुअली हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है, यहाँ पर हम दो चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन को। तो क्लासिफिकेशन के दोनों कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन पर हम रिग्रेशन की तरफ मूव होंगे। तो रिग्रेशन की जो डेटा सेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मशीन लर्निंग रिपोजिटरी के अंदर मौजूद है। आप आसानी के साथ इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये यूआरएल है इसका, और जो डेटा सेट है हम यहाँ पर हाउसिंग रेट प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है कि हमारे पास हाउसिंग के कुछ डिफरेंट पैरामीटर हैं जिसके बिहाफ पर हम रेट प्रेडिक्ट करेंगे कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड पैरामीटर्स। तो आप इसे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और आप चाहें तो डायरेक्टली यूआरएल के जरिए से भी अपने प्रोजेक्ट में यानी कोलैब पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई हुई है रिग्रेशन की, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, और जो चीज़ क्लास से रिलेटेड होंगी वो मैं कोड करके दिखाऊंगा ताकि हम कम वक्त के अंदर जो है अप्रोप्रिएट मैनर में तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमने फर्स्ट चंक के अंदर अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को, और ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ऑल्दो ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं इसके हवाले से मैं बताऊंगा आगे फर्दर। और जो डेटा हम डाउनलोड कर रहे हैं यूआरएल के फॉर्म पर, वो वेरिएबल डेटा के अंदर स्टोर हो रहा है यानी कंप्लीट डेटा की फाइल, और उसके बाद मैं 20 हैड यानी 20 एट्रीब्यूट स्टार्टिंग के डिस्प्ले करवा रहा हूँ और उनकी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं पैरामीटर के हवाले से बात करूं तो कुछ कमेंट्स में मैंने पैरामीटर यहाँ पे लिखे हुए जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हैं। अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो वहां पर हमारे पास क्राइम रेट है, पॉपुलेशन ऑफ रेजिडेंशियल लैंड है, ठीक है, इंडस जो है पॉपुलेशन ऑफ नॉन रिटेल बिजनेस एकर्स पे लिखा हुआ है। इसी तरह आरएम है, एजी है, डीआईएस है, आरएडी है, टैक्स है। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो क्राइम रेट और एवरेज नंबर ऑफ द रूम्स, ये तमाम चीज़ों को शो कर रहा है, जिसकी बिहाफ पर हम MEVD यानी मीडियन वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड होम इन 1000 यानी इस वैल्यू को हम प्रेडिक्ट कर रहे होंगे। और अगर जब मैं इस कोड को विजुलाइज करा रहा हूँ यानी कि डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो ये पूरे इसके चंक यानी जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाया जा रहा है। लिहाजा सबसे पहले मैं एडिट पे जाकर क्लियर ऑल आउटपुट कर लेता हूँ, और सारी चीज़ें हम फ्रॉम द बिगनर्स स्टार्ट करते हैं। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, फर्स्ट चंक को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ रही हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ से काउंट करो तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल एट्रीब्यूट है, और इस टोटल 14 एट्रीब्यूट्स में से 30 जो है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं। और जिस इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पर हम डिपेंडेंट वैल्यू प्रेडिक्ट करवाएंगे वो है हमारे पास MEVD, जिसके हवाले से मैं बता चुका हूँ, मीडियन वैल्यू ऑफ द ऑनर ऑक्युपाइड होम इन टर्म ऑफ थाउजेंड्स वैल्यू या इन टर्म ऑफ $1000। वो यहाँ पर हमें प्रेडिक्ट करके कंटिन्यूअस वैल्यू के फॉर्म पर बतानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट एक कंटिन्यूअस वैल्यू की प्रोडक्शन के फॉर्म पर होता है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय एक्सपीरियंस सैलरी प्रोडिक्ट करना, या सो ऑन डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इस वक्त हम हाउसिंग प्रोडक्शन कंटिन्यूअस वैल्यू पे कर रहे हैं। तो इसकी तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। उसके बाद हम दोबारा से एक चंक ऑफ कोड यूज कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्लीट डेटा सेट को डिस्क्राइब करेगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिस्क्राइब करके हम तमाम एट्रीब्यूट्स की नंबर ऑफ काउंट मालूम कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो डेटा सेट का काउंट है वो 506 है। जाहिर सी बात है, जब एक तमाम एट्रीब्यूट्स की क्वांटिटी ही 506 है तो टोटल नंबर ऑफ रॉस का भी हमें यहाँ से पता चल रहा है। उसके बाद हर एक एट्रीब्यूट्स की मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, 50th and 70th% ऑफ द वैल्यूज एंड द मैक्सिमम वैल्यू इन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स की वैल्यू यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद एज वी नो कि जब भी हम प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस करके नॉर्मलाइज कर लें। तो नॉर्मलाइज करने से फायदा ये होता है कि जो वेरिएशन है वैल्यूज के दरमियान, अगर आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की देखें, अगर मैं स्टार्टिंग से जाहिर करूं तो यहाँ पर ZN की वैल्यूज के दरमियान आप वेरिएशन देखें और इसी को कंपेयर करें क्राइम के साथ, तो क्राइम के अंदर जो वैल्यूज है वो डेसिमल पॉइंट्स के साथ मौजूद है, जबकि यहाँ पर होल नंबर मौजूद है 18। फिर इसी तरह जो इंडेक्स है वो 2 पॉइंट के साथ है। तो अगर मैं इन तमाम वैल्यूज को एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले आऊंगा यानी -1 to +1 के दरमियान, तो इसकी प्रोडक्शन और अप्रोप्रिएट मैनर में हो सकती है। यही वजह है कि हमने एक सेपरेट चंक के अंदर क्या किया है,
हमने मिन मैक्स स्केलर को इस्तेमाल किया है ताकि वैल्यू हमारी स्केल हो जाए 0 से 1 के दरमियान, और उसके बाद हमने इसको स्केल करने के बाद वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। लिहाजा अगर मैं इस कोड को चंक को विजुलाइज कराऊं तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और अब आप देख रहे हैं कि उसकी काउंट की वैल्यू तो हमारी वही रही, लेकिन मीन की वैल्यू बार बार क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और यही इसी तरह से अगर आप इसके डिफरेंट इस एट्रीब्यूट को भी डिस्प्ले करवाएंगे तो आप वैल्यू के दरमियान चेंजेस देख सकते हैं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल्दो इसका ताल्लुक सिर्फ विजुअलाइजेशन से है, कोई जरूरत नहीं है हमें इतनी कोई हार्डली कि इस चीज को विजिबल कराना जरूरी है इन टर्म ऑफ रिग्रेशन, लेकिन इसके जरिए से आप देख सकते हैं कि वैल्यूज की विजुअलाइजेशन कैसी है। यही वजह है कि मैंने बॉक्स प्लॉट यहाँ पर विजिबल करवाया हुआ है जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को बॉक्स प्लॉट के फॉर्म पर विजिबल करवाएगा। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करवाया और उसके बाद आप देखेंगे कि ना सिर्फ हमारे पास तमाम एट्रीब्यूट्स वेरिएशन फॉर्म पर आ चुके हैं, आप देख रहे हो जैसे कि मैंने मिन मैक्स स्केलर इस्तेमाल किया है तो वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है, बल्कि साथ ही साथ वो यहाँ पर प्लॉट बॉक्स प्लॉट के फॉर्म पर मुझे डेटा की विजुअलाइजेशन दिखा रहे हैं। उसके बाद हम इसको विजुअलाइज करवा सकते हैं मैथ शो के फॉर्म पर। एक्चुअली ये विजुअलाइजेशन हमारे पास इस बात को शो करती है कि हम कोरिलेशन देखना चाहते हैं डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान। जितनी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव 1 के करीब होगी उसका मतलब है उतना ही पॉजिटिव कोरिलेशन है डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान, और जितनी वैल्यू आपकी नियर होगी -1 के नियर होगी उतने ही कोरिलेशन वीक देखी जाएगी। ठीक है, यही वजह है कि हम यहाँ पर मैथ शो को यूज करते हुए अपने पूरे कंप्लीट जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको विजुअलाइज करके यहाँ पर देख रहे हैं। देन फाइनली बारी आती है हमारे टेस्टिंग और ट्रेनिंग की, जहां पर हम अपने वैल्यू को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टेस्ट डेटा जो है हमारा 30% है और 70% हम अपने डेटा सेट में से ट्रेनिंग के लिए उसको यूज करेंगे। तो 70% से मैं ट्रेनिंग कराऊंगा और 30% से टेस्टिंग कराऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ यहाँ पर कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी मशीन लर्निंग के सेशंस पर हमारे साथ मौजूद थे तो वहाँ पर मैं तमाम चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली किस तरह से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि MEDV जो है हमारे पास वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और रेस्ट ऑफ दी जितने वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट एक जगह सेपरेट हो जाएंगे और डिपेंडेंट एक जगह सेपरेट हो जाएंगे। वही काम यहाँ पर किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द 30% ऑफ द टेस्ट साइज। तो लिहाजा मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारी वैल्यू सेपरेट चंक में डिवाइड हो चुकी है। तो हमारे पास टेस्टिंग डेटा भी सेपरेट हो चुका है और जो टेस्ट डेटा है वो भी ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट से अलग अलग दोनों चंक हो चुके हैं। अब बारी इंपॉर्टेंट उस कॉन्सेप्ट की आती है कि जब हमारे पास दोनों डेटा विजुअलाइज होकर अलग अलग हो चुके हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग की, अब इसके अंदर मैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो लिहाजा जैसे कि हम प्रीवियस सेशन पर भी जिस तरह से हमने क्लास को इंपोर्ट किया सिक्वेंशियल लेयर बाय लेयर और उसके बाद हम डेंस लेयर के जरिए से लेयर ऐड करवाते हैं, बिल्कुल वही टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्लास से तो इंपोर्ट क्लास किया मैंने, और उसके बाद क्लास से हम मॉडल्स लेंगे और इस मॉडल से हम सिक्वेंशियल करेंगे। फिर इसके बाद क्लास लेयर यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए से हम डेंस लेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह है कि इससे हम डेंस को इंपोर्ट करवाएंगे और फाइनली फ्रॉम क्लास हम इंपोर्ट कराएंगे मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जिसको हम ओवरऑल अपने प्रोजेक्ट में यानी इस चंक ऑफ कोड में इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब बारी आती है हमारे फर्स्ट लेयर की, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है, एक मॉडल डिसाइड करना होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्वेंशियल लेयर बनानी होती है। लिहाजा उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया मॉडल, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन पे क्लासिफायर लिया था, और इसको हम सिक्वेंशियल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देंगे। तो हमने पहली चीज हमने ये कर ली। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट इनपुट एंड हिडन लेयर। तो फर्स्ट इनपुट और हिडन लेयर बनाने के लिए मैं लिखूंगा मॉडल डॉट एड डेंस, और डेंस के डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर हैं और उन पैरामीटर्स में हमारे पास इनपुट पैरामीटर है, आउटपुट पैरामीटर है। तो सबसे पहले मैंने अपने आउटपुट पैरामीटर की क्वांटिटी बताई और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा इनपुट अंडरस्कोर डेन, और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट की क्वांटिटी थी वो 13 थी तो वो मैंने वो लिखा। उसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास एक्टिवेशन इस्तेमाल होगा वेलो। देन ये हमारा रेडी हो गया फर्स्ट इनपुट एंड हिडन लेयर। उसके बाद बारी आती है सेकंड की, तो सेम लाइन को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे सेकंड पर, और यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट है वो हट जाएगा क्योंकि ये हिडन लेयर है जो कि प्रीवियस वाले से आके अटैच्ड होगा, और इसकी क्वांटिटी हम कर देंगे 10
एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास रीडल रहेगा और उसके बाद फाइनली हम मूव हो जाएंगे अपने आउटपुट लेयर पे। तो आउटपुट लेयर पर हमारी प्रोडक्शन एक हाउस की आएगी, तो वो एक सिंगल वैल्यू होगी, कंटिन्यूअस वैल्यू, यही वजह है कि मैंने 1 कर दिया। और यहाँ पर जो एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल होगा वो लीनियर होगा। लीनियर होने की वजह हमें पता होनी चाहिए कि हम जब एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक स्टेट लाइन बनती है लीनियर पर, और जब हम रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो एक स्टेट लाइन वैल्यू को स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिखा रहा होता है। यही वजह है कि जो एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल होगा फाइनल पर वो हमारे पास एक लीनियर फॉर्म पर होगा। तो ये दोनों मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। और जब हमारे पास इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर बन चुके हैं तो फाइनली हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए मैंने लिखा मॉडल डॉट कंपाइल और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑप्टिमाइजर। तो ये लाइन हमारे पास ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट में लिखी हुई है, तो मैं डायरेक्ट वहीं से उसे ले आता हूं। तो ये आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने उसी लाइन को यहाँ से कॉपी किया, रिग्रेशन वाली लाइन पर आया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर हमें बात समझनी है, हम ऑप्टिमाइजर तो एडम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लॉस फंक्शन ना तो हमारे पास बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी आएगा और ना ही हमारे पास कैटेगोरिकल आ सकता है, क्योंकि हम इस वक्त क्लासिफिकेशन नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। और रिग्रेशन के अंदर हम मशीन लर्निंग के अंदर पढ़ चुके हैं कि वहां पर जो हमारे पास लॉस फंक्शन होता है वो डिफरेंट है, जिनमें से एक मीन हमारे पास लॉस फंक्शन होता है मीन स्क्वायर्ड अंडरस्कोर एरर। तो हम यहाँ पर मीन स्क्वायर्ड एरर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे लॉस फंक्शन के तौर पर हमें हमारी लॉस दिखा रहा होगा इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी, और मैट्रिक्स एक्यूरेसी अपनी जगह बिल्कुल वैसे ही रहेगा। लिहाजा यहाँ पर हमारा लेयर कंप्लीट होता है इस चंक ऑफ कोड के मुताबिक। लिहाजा मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी। ओके, नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। उसके बाद बारी आती है कि हम अपने मॉडल को फिट करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट के बिहाफ पर। लिहाजा इसके लिए हम लिखेंगे मॉडल डॉट फिट। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो एक्स ट्रेन के बिहाफ पर है, तो पहले हम ट्रेनिंग कराते हैं अपने ट्रेनिंग के बिहाफ पर। तो मैंने लिखा एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, तो हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की वैल्यू लिखी और उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास एपक्स की क्वांटिटी होती है। तो एपक्स की क्वांटिटी इस वक्त मैं अपने इस डेटा सेट पर 1000 रख रहा हूँ, वेयर वर्बोस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एपेक्स चल रहे होते हैं उनकी विजुअलाइजेशन का एक पैरामीटर है। अगर आप इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं तो उसकी विजुअलाइजेशन प्रॉपर्ली वे पर आपको दिखती है। लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो जैसे ये 1000 एपेक्स कंप्लीट करेगा हम आगे ऑनवर्ड आगे चलेंगे। ओके, नाउ द ऑल एपेक्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा लॉस फंक्शन बहुत माइनर है। तो इसको मजीद बेहतर तरीके से देखने के लिए हम मॉडल की समरी देख लेते हैं। तो मैंने लिखा मॉडल डॉट समरी, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट टू समरी। तो ये समरी हमें बता रही है कि एक्चुअली जो हमारे पास 1 और सेकंड एंड थर्ड जो लेयर्स हैं उसमें नंबर ऑफ द पैरामीटर को जाहिर कर रहा है कि हमारे पास फर्स्ट के अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर थे इन टर्म ऑफ द वेट वो 280 थे, फिर 210 हुए और उसके बाद फाइनल पे हमारे पास 11 आ गया। तो सारे ट्रेनिंग के जो पैरामीटर थे टोटल 501 वो सारे ट्रेन हुए हैं। कोई भी ऐसा पैरामीटर हमारे पास मौजूद नहीं है जो नॉन ट्रेनेबल हो। उसके बाद अब हमें अपने ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग पर वैल्यू को प्रेडिक्ट करवानी है। यानी हमने ट्रेनिंग पर देख लिया क्या एक्यूरेसी रही, अब हम टेस्टिंग पर उसी चीज को टेस्ट करवाएंगे जिसका साइज क्या है 30% ऑफ द डेटा। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं y predict km मॉडल डॉट predict। ओके, तो predict के लिए जिस डेटा टाइप को हम यूज करेंगे वो है x अंडरस्कोर टेस्ट, और उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूं स्कोर मॉडल डॉट इवैल्यूएट। ओके, और इसके अंदर हम x टेस्ट को और y टेस्ट को यूज करेंगे इवैल्यूएट करवाने के लिए। so y should be capital, okay, and then the third and final parameter is verbose, the value will be 0 क्योंकि 1 हमने विजुअलाइजेशन के लिए की थी, 0 हम नॉन विजुअलाइज के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ। तो प्रिंट के लिए हमने स्कोर की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स ऑफ 0। ओके, तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, लेट्स सी। आप देख रहे हैं कि वर्बोस की वैल्यू 0 लिखने की वजह से हमें कोई ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं हुई। और इस वक्त जो हमारे पास इवैल्यूएशन होने के बाद जो
मीन स्क्वायर एरर आ रहा है टेस्टिंग का वो 0.006 आ रहा है, जो कि बहुत माइनर है। इसका मतलब ये हुआ कि हाउसिंग डेटा सेट के अंदर जो हमने प्रेडिक्शन की है वो बहुत नियर है 100% के, ठीक है। बहुत कम माइनर सी मिस्टेक उसके अंदर मौजूद है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो इन चीज को बेहतर तरीके से देखने के लिए जरूरी है कि हम क्यों ना दोनों के जो डेटा सेट है उसको विजुलाइज करके देख लें, यानी ट्रेनिंग के डेटा सेट को भी विजुलाइज करा लें और टेस्टिंग के लिए भी करवा लें। लिहाजा इस चीज के लिए नीचे सेपरेट चंक मौजूद है और इस चंक पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करवाया हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पर फिट किया और फिट करने के बाद जो प्रेडिक्शन हमने वेरिएबल पे ली हुई थी उस प्रेडिक्शन के ग्राफ पर हम दोनों को यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, विजुलाइज करवा रहे हैं। और विजुलाइज करवाने के बाद आप देख रहे हैं एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू, क्रॉस नेचुरल मॉडल और फिर एसके लर्न मॉडल, दोनों को हम क्या करा रहे हैं, सेम वे पर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। यानी जो चीज क्रास के जरिए से हुई है और जो चीज लीनियर रिग्रेशन सिंपल मशीन लर्निंग के जरिए से हो रही है, और उसके बाद लीनियर रिग्रेशन पर हम क्या कर रहे हैं, मीन स्क्वायर एरर डिस्प्ले करा रहे हैं। ऑल्दो पहले जो चीजें आई हैं वो क्रास के जरिए से आई हैं और यहाँ पर हम लीनियर रिग्रेशन को यूज करते हुए विजुलाइज करवा रहे हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज 0.15। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मीन स्क्वायर एरर जो है वो 0.15 है, जबकि हमने जब क्रास के जरिए से इस चीज को हैंडल किया तो 0.006 है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि क्रास यानी डीप लर्निंग की जो टेक्निक है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट एंड फास्ट है इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन, वेयरस जो हमने मशीन लर्निंग सिंपल रिग्रेशन को इस्तेमाल किया है, जो कि हम यहाँ से साइकिट लर्न से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, उसकी विजुलाइजेशन भी करके यहाँ पे दिखाई जा रही है और इस बात को शो कर रही है कि ये वो स्ट्रेट लाइन होगी जो यहाँ से जाएगी और इसी तरह ये वो लाइन होगी जो स्ट्रेट जाएगी। तो ये एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इसी तरह ये एक्चुअल वैल्यू और इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जो नॉर्मली क्रॉस और ओनली लीनियर रिग्रेशन के दरमियान दोनों को डिस्टिंग्विश करके प्रॉपर वे पर आपको दिखा रही है और साथ ही साथ वो इसके यानी लीनियर रिग्रेशन के बिहाफ पर हमें मीन स्क्वायर एरर भी डिस्प्ले करके दिखा रही है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हम किस तरह से मीन स्क्वायर एरर को लीनियर रिग्रेशन यानी साइकिट लर्न से इंपोर्ट करने के बाद यूज कर रहे हैं। तो होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी, जिसके अंदर हमने फाइनली ना सिर्फ क्लासिफिकेशन बाइनरी आउटकम बल्कि मल्टीपल आउटकम पे भी देख लिया और साथ ही साथ हमने एक लीनियर रिग्रेशन को भी साइकिट लर्न के जरिए से और साथ ही साथ क्रॉस के जरिए से हमने यहाँ पर परफॉर्म करके देख लिया कि एक्चुअली वो किस तरह से होगा और किस तरह से उसकी वर्किंग होगी। ऑल्दो मैं बहुत जल्द अपने ब्लॉग के अंदर fahdusencs.blogspot.com के अंदर एक सेपरेट टैब है होगा उसमें, और जहाँ पर जितनी भी हम फाइल पर काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर जाकर इन 2 फॉर्मेट पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद मैं वहाँ पर उसको आपको दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक टू डाउनलोड करके उसे अपनी मशीन पर इंपोर्ट करके चला पाएंगे। इंपोर्ट करने का तरीका ये होगा कि अगर आपने डाउनलोड किया, आप यहाँ पर आओगे और ये लिखा हुआ अपलोड नोटबुक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो लोकल मशीन पर आपने सेव डाउनलोड किया होगा उसे आप चूज फाइल के जरिए से जहां पर भी किया है वहां से आप डाउनलोड पे जाकर उसे यूज कर पाएंगे। इसके अलावा जो वीडियो है वो YouTube पर भी मौजूद है, आप डायरेक्टली फाहद हुसैन ट्यूटोरियल लिखकर मुझे सर्च कर सकते हैं। YouTube चैनल है, यहाँ पर जाने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे और यहाँ पर एक सेपरेट हमारे पास सेशन मौजूद है डीप लर्निंग का, जिसमें वक्तन फवक्तन वो सारी चीजें मौजूद हैं जो मैं अपलोड करता रहता हूँ।